हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंट्स के जो गोल्डन रूल्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये रूल्स तो सबको पता है, पर रूल्स का फॉलो करते हुए हम जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बिल्कुल इजी मेथड से बताऊंगा। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी, लंबी होगी, और कुछ भी चीज़ें सीखने के लिए देखो हमें टाइम तो लगता ही है। ये नहीं कि आप हर चीज़ शॉर्ट में सीख लो। तो वीडियो पे बने रहे और वीडियो आप देखते रहना। और मैं भी आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि 3 टाइप्स के तो अकाउंट होते हैं। फिर मैं उनके एग्जांपल वाइज बताऊँगा आपको कि भाई इसके पर्सनल अकाउंट का ये एग्जांपल है, और रियल का ये है, और नॉमिनल का ये एग्जांपल। के बाद मैं आपको बताऊँगा उसमें कौन कौन से जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग एंट्री कैसे करेंगे। तो आप वीडियो पे बने रहें और वीडियो को आप स्किप ना करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अकाउंट्स। सबसे पहले हम देखते हैं अकाउंट्स में 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। ये हमारा अकाउंट है, ठीक है। तो इसमें 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। ये सबको पता है कि पर्सनल हो गया, रियल हो गया, नॉमिनल। ये चीज़ें तो मेरे मेरे हिसाब से हर किसी को पता है। बट इसके ही बेस पे हमें जनरल एंट्री कैसे पास करते हैं वो मेरे ख्याल से हर किसी को नहीं पता। वो रेक्टिफिकेशन करते हैं या फिर कॉपी पेस्ट करते हैं, वहीं आप सबको दिक्कत आती है। तो हमें क्या है, रूल्स फॉलो करना है। तो रूल्स फॉलो करते हुए ही हमें ट्रांजेक्शन करनी है, जब भी करनी है, एंट्री करनी है अपनी बुक्स में या फिर टैली में एंट्री करनी है। तो पहले हम समझ लेते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स के जो हमारे टाइप है, 3 टाइप से हमारे अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप्स के हमारे अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है हमारा जिसे कहते हैं व्यक्तिगत खाता, और दूसरा हो गया हमारा रियल अकाउंट जिसे कहते हैं वास्तविक खाता, और तीसरा हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। ये हो गया हमारा नॉमिनल अकाउंट। देखो ये सबको पता है, और इसके मेरे हिसाब से रूल्स भी इनके इनके रूल्स भी सभी को पता है। तो रूल्स सबको पता है, बट उस रूल को कैसे फॉलो करते हुए हमें एंट्री पास करते हैं वो हमें देखना है, मेन पॉइंट वो है। अदरवाइज आप ये देखते हो कि भाई जो टॉपिक मेन होता है उसी को आप स्किप करोगे, तो वो कोई फायदा नहीं है। फिर कभी आप इसकी वीडियो देखोगे, उसकी वीडियो देखोगे, तो आपको समझ नहीं आएगा। कुछ भी सीखने के लिए हमें टाइम देना ही पड़ता है। तो ये यहाँ पे 3 अकाउंट हो चुके हैं हमारे, ठीक है। अब मैं आपको पर्सनल अकाउंट बताता हूँ। सबसे पहले देखो, पर्सनल अकाउंट में भी हमारे, मैंने इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले एक नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन कौन होता है? देखो, नेचुरल में हो गया, मैं हो गया, राम हो गया, श्याम हो गया, कोई भी एक इंडिविजुअल हो गया, तो उसको हम काउंट करते हैं नेचुरल में, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका राम, श्याम। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। ये हमारे आते हैं पर्सनल अकाउंट में। और पर्सनल अकाउंट में नेचुरल, इसमें नेचुरल पर्सन में। अब इसके बाद आता है हमारा सेकंड, आता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पर्सन होता है हमारा। मैं ये आपको इसलिए ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करके बता रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो उसमें। आर्टिफिशियल पर्सन कौन होते हैं? देखो, आर्टिफिशियल पर्सन में जो हमारे आते हैं वो मैंने, ये देखो ये लिख दिया है। और सबसे पहले इसमें मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं, कौन कौन से पर्सन आते हैं। देखो, इसमें गाइज वो पर्सन आते हैं कि जैसे कोई भी एक कंपनी हो गई, ठीक है। कंपनी लाइक हम कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री कह सकते हैं, विप्रो कह सकते हैं, टाटा कह सकते हैं। तो जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है या फिर छोटी भी जो कंपनी है, तो वो भी हमारी इसी के अंडर आती है। क्योंकि आर्टिफिशियल का मतलब ऐसा है कि जो कंपनी लो के द्वारा बनाई गई है, मतलब कि लो को ध्यान में रखते हुए जो कंपनियां बनाई जाती हैं, जो लो को फॉलो करती हैं, तो वो हम आर्टिफिशियल पर्सन में काउंट करते हैं। अब इसमें तो हमारे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कोई भी है, एग्जाम्पल हो गया, एक हम ले लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, रिलायंस इंडस्ट्री हो गया। सेकंड हो गया हमारा विप्रो, लिख लेते हैं। तो मतलब ऐसे ही जो भी कंपनियां हैं हमारी, प्रोप्राइटर हो गई या फिर एलएलपी हो गई, कोई भी कंपनियां, किसी भी टाइप की कंपनी हो गई, तो हमारी आर्टिफिशियल उसमें पर्सन में आती है। दूसरा बैंक अकाउंट है, जो
बैंक अकाउंट भी हमारा इसी में आता है, ठीक है, पर्सनल में ही, इसी पर्सनल में ही आता है और आर्टिफिशियल होता है, क्योंकि ये भी एक इंस्टीट्यूशन संस्था होती है जो लॉ के अकॉर्डिंग बनाई जाती है, ठीक है। एक हमारी जो ड्राइंग्स है वो हमारी इसमें आ जाती है नेचुरल पर्सन में, ड्राइंग हो गई, और जो हमारा हो गया कैपिटल हो गया। अब इसमें एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, देखो अब हम कह सकते हैं कि हमें कई बार डाउट होता है ग्रुप के अकॉर्डिंग, कि जब हम एंट्री पास करते हैं टैली में तो वहाँ में ग्रुप के लिए कन्फ्यूजन होती है कि कैसे किसके बेस पे हम एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि इसमें हम एक ऑप्शन और जोड़ देते हैं, सैंड्री, क्रेडिटर और डेटर, वो हम आर्टिफिशियल में लिखते हैं। वैसे तो पर्सनल भी पर्सन में हमारा हो सकता है कि राम भी हमारा क्रेडिटर हो सकता है, डेटर हो सकता है, तो वो भी इसमें अकाउंट होता है। पर अभी हम इसको एक वैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि सैंड्री, क्रेडिटर और सैंड्री डेब्टर्स, कि कोई भी लेनदार या देनदार वो हमारा पर्सनल अकाउंट के ही अंडर अकाउंट होता है। तीसरा आ जाता है हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, ठीक है। अब ये कौन होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन कौन होता है? देखो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होता है जो एक ग्रुप के अकॉर्डिंग डिफाइन होता है। देखो अब ये एग्जांपल हमने समझ ली, ये तो बेसिक से एग्जांपल है, हर किसी को पता है। अब कई बार हमारा क्या होता है कि कंपनी में जैसे सैलरी हो गई किसी की भी, कि हमें अपने एम्प्लॉय को सैलरी देनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई बहुत बड़ी कंपनी है और उसमें सोचो कि 100 एम्प्लॉई हैं या 1000 एम्प्लॉई हैं, अब उनको सैलरी कैसे देंगे? भाई एक ग्रुप कंपनी क्या है, अलग अलग अकाउंट में कभी भी सैलरी नहीं डालती, एक ग्रुप बनाती है जो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग बैंक से ट्रांजेक्शन करती है। तो इसमें वो ग्रुप्स आते हैं। अब जैसे सपोज करो कि भाई कंपनी ने अपने 1000 एम्प्लॉय को पेमेंट करी है। अब ऐसा तो है नहीं कि उसमें हर किसी का नाम आ रहा है, वहाँ पे जो ग्रुप आ रहा है। अब एक समझो कि जैसे देखते हैं इसमें क्या आएगा, जो ग्रुप को डिफाइन करता है। तो ग्रुप को कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रुप को समझो आप कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे अपना आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, सैलरी आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं इसको, आउटस्टैंडिंग या सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी में समझो कि भाई ऐसा एक्सपेंस जो हमें पे करना है। अब आउटस्टैंडिंग मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि इसमें क्या है, 1000 एम्प्लॉय की सैलरी है, तो इसको भी हम पर्सनल अकाउंट में ही काउंट करते हैं। कोई भी सफिक्स या प्रेफिक्स जिसके आगे लग जाता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, ठीक है, एडवांस हो गया, ठीक है, प्रीपेड हो गया, इस टाइप के जो भी जिनके आगे सफिक्स या प्रेफिक्स लग जाता है। एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा मैं, ये एक्सपेंस नहीं है, आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि हमने पे नहीं करी है। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, वो हमारा ट्रीट होगा नॉमिनल में। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है कि अगर हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी लग गया है तो ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हमारी सैलरी ड्यू है, हमें देनी आउटस्टैंडिंग है, या फिर हम कह सकते हैं सैलरी ड्यू या फिर रेंट ड्यू, जैसे रेंट ड्यू। तो ये एक सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाता है, तो वो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आता है। देखो इसको आप नोट कर लेना। अगर आपने ये समझ लिया, फिर आपको मैं इसमें बताता हूँ, एग्जांपल लेके बताता हूँ इसका। अब हम चलते हैं इसके रूल्स पे। मैंने आपको नेचुरल बता दिया, आर्टिफिशियल बता दिया, रिप्रेजेंटेटिव, आप इसको एक में ही नोट कर सकते हो, बस मैंने आपको अलग अलग करके डिफाइन कराई, ठीक है। अब इसको एक तरफ कर लेते हैं। अब लेते हैं हम पर्सनल अकाउंट का एग्जाम्पल समझ लिया, सॉरी एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया। इसका देखो रूल्स जो कि हर किसी को पता है, कि इसका रूल्स तो आपको हर किसी को पता है, बट उसको कैसे यूज करना है वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसको देखो, इसका रूल्स होता है डेबिट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट में क्या आएगा, जो गिवर होगा, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब देखो बिल्कुल इजी समझ आ रहा है कि जो डेबिट, जो रिसीवर होगा वो डेबिट में होगा, जो गिवर होगा क्रेडिट में आएगा। और इसके एग्जांपल हमने समझ लिए हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हमें इतना समझ आ गया तो हमें एग्जांपल के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्री पास करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। आप वीडियो पे बने रहना, क्योंकि कोई भी स्किप आपने अगर पॉइंट कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप यही करते रहोगे पूरे यूट्यूब पे कि भाई इसकी वीडियो देखूं, इसकी वीडियो देखूं। इसको आप स्किप तो वहां कर देते हो जहाँ पे आपको समझना चाहिए, तो वहाँ आपको स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। ज़्यादा इतनी लेंथी वीडियो भी नहीं बनेगी, मे भी 30 मिनट में मैं आपको पूरा टॉपिक कवर कर दूंगा। अगर 30 मिनट में आपको ये रूल समझ आता है तो मे भी मेरे मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है आपके लिए, फ्यूचर्स के लिए।
क्योंकि सबको इसी में ही दिक्कत आती है। अब एक बार हम लेके चलते हैं इसमें एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसमें मैंने आपको पर्सनल अकाउंट में बता दिया था कि कौन कौन से आते हैं, कंपनी आती है, ड्राइंग आती है, बैंक अकाउंट आते हैं, इंडिविजुअल के नेम आते हैं, या फिर हमारे रिप्रेजेंटेटिव जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गया, रेंट ड्यू हो गया, कमीशन ड्यू हो गया। तो इस तरीके वो पर्सन को डिफाइन नहीं करता, ठीक है, क्योंकि खर्चा वो उसका हो चुका है। अब हमें जो आउटस्टैंडिंग है वो किसको देनी है, पर्सन को देनी है। तो पर्सन अगर बात आ जाती है तो हमारी पर्सनल में आती है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट में। तो ये चीज़ें हमें जरूर समझनी है। आउटस्टैंडिंग सैलरी वो हमारा खर्चा नहीं है बिल्कुल भी, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जो हमारी सैलरी है वो खर्चा है। तो जो एंट्री पास थी हम जो करते हैं वो कैसे करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है उसमें क्या है, 1000 एम्प्लॉय की सैलरी है, तो वहाँ पे भी पर्सन हमारा इंक्लूड है उसमें। तो किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में। बस वो अलग डिफाइन मैंने रिप्रेजेंटेटिव इसमें पर्सन में इसलिए करा है कि उसके आगे एक सफिक्स या प्रेफिक्स यूज हुआ है। तो एग्जाम्पल अब देखो आप यहाँ पे, मैं एग्जाम्पल एक कोई भी एक इजी सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो ठीक है, पेड टू राम, पेड टू राम बाय बैंक 1000 रुपीज। देखो एंट्री इजी है, आपको सिर्फ मेथड अप्लाई करना है इस पे। मेथड कैसे अप्लाई होगा, देखो मैं ये कहता हूँ कि जब भी कोई एंट्री आपके पास आए तो सबसे पहले आपको एंट्री की लाइन पढ़नी है कि एंट्री क्या कह रही है। मेरे को पता चल गया पेड टू राम बाय बैंक। अब एंट्री पढ़ने के बाद मुझे देखो दो अकाउंट तो आपको चाहिए, डबल एंट्री सिस्टम होता है अकाउंट्स में, तो आपको दो अकाउंट्स तो चाहिए कि डेबिट कौन सा होगा और क्रेडिट कौन सा होगा। तो आपको ये समझना है कि एंट्री पढ़ने के बाद इसमें दो एंट्री कौन सी है। देखो मेरे को तो साफ साफ पता चल गया कि इसमें, और आपको भी पता चल जाएगा अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से देखोगे तो समझ आ जाएगा। राम, एक अकाउंट तो हो गया हमारे पास राम, पेड तो कोई अकाउंट नहीं है, पेड का मतलब तो देना हो गया। अब हमने दिए किससे, बैंक से दिए हैं, तो दूसरा अकाउंट हमारा आ गया बैंक। पेड किसी के अंदर नहीं आएगा, पेड तो एक सिंपल सा हमारा है कि भाई देना, पेड मतलब देना, कि हमने दिया। बैंक से पेमेंट करी है हमने किसको, राम को। अब दो अकाउंट हमारे पास यहाँ पे राम और एक बैंक आ गया। अब हमें ये देखना है कि किसके अकाउंट्स में आते हैं। अब आप चलते हैं फॉर्मूले पे, ये आता है पर्सनल में। देखो राम भी पर्सनल में आएगा, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैंने आपको इंडिविजुअल है तो पर्सनल हो गया, और पर्सन हमारा पर्सनल अकाउंट में आता है। बैंक इंस्टीट्यूशन एक संस्था है जो भी लॉ के द्वारा एक फॉर्मेशन होती है या लॉ के द्वारा बनाई जाती है, तो वो भी हमारे किस में आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है, ठीक है, आर्टिफिशियल अकाउंट में आता है, वो पर्सनल अकाउंट का ही हिस्सा है। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें रिसीवर कौन है, देखो पेड टू राम मतलब हमने राम को दी, तो राम क्या है, रिसीवर है। तो सबसे पहले एंट्री करेंगे राम डेबिट, कितने 1000 रुपीज। ये आप समझ लो मैंने एक अकाउंट डेबिट कर दिया, क्योंकि मुझे पता चल गया कि एंट्री पढ़ते ही मुझे पता चल गया कि भाई राम रिसीवर है, मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इस पे। दूसरा चलते बैंक, बैंक में अब गिवर कौन है यहाँ पे, देखो गिवर कौन है, बैंक है। ये मैं अगर जब भी हम किसी टॉपिक की बात करेंगे, अगर हम किसी भी अकाउंट्स में हम यूज करते हैं तो वहां पे अपने कंपनी को लगाकर आपको चीजें करनी है। ऐसा नहीं कि किसी सामने वाले की तरफ से सोचना है, आपको अपने हिसाब से सोच के चलना है, मतलब अपने हिसाब से अपनी कंपनी के हिसाब से सोचना है, ठीक है। तो पेड टू राम आपको ये हो गया बिल्कुल क्लियर कि राम को रिसीवर है। गिवर कौन है, बैंक गिवर है, तो टू बैंक अकाउंट। तो मुझे नहीं लगता कि इस एग्जांपल से इसको करने में, एंट्री करने में कोई टफ एंट्री लगी थी। बहुत इजी मेथड से ये एंट्री समझ आ चुकी थी। अगर आप फॉर्मूला आता है, एक रट्टाफिकेशन अगर आप करोगे कि भाई डेबिट में राम आएगा और इस क्रेडिट में काम, तो वो नहीं आएगा। आपको फॉर्मूला अप्लाई करके जरूर देखना है कि कैसे लग रहा है। एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीसरे दिन में आपको जरूर समझ आ जाएगा कि इस तरीके से है। अब एक एक एग्जाम्पल और बताता हूँ, जैसे मैंने आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी का बताया था, ठीक है। अब एक एंट्री और पास कर लेते हैं इसमें, आउटस्टैंडिंग की ही बात कर लेते हैं हम, ठीक है, कि एक एग्जांपल लेंगे हम। जैसे सैलरी पेड नहीं करी, सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू या आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग, सैलरी ड्यू आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपीज, ठीक है, सैलरी ड्यू या आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपीज। देखो इसमें मैं सिर्फ आउटस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पे की बात करी नहीं है कि कंपनी ने यहाँ पे कोई कुछ पे करा या नहीं करा।
पे की मैं बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पे ड्यू है। क्योंकि सोचो इसको आप एक कंपनी के हिसाब से लगा के सोचो कि जैसे अपना मई का मंथ है, मंथ का एंडिंग क्लोज हो चुका है, तो एंडिंग के बाद जब हम अप्रैल में जो जून में जो एंट्री 1 तारीख को जो एंट्री पास करेंगे, क्योंकि देखो सैलरी ड्यू हुई है, अभी मंथ खत्म हुआ है, तो सैलरी 1 तारीख को आएगी, 2 तारीख को, ये 7 वो कोई मायने नहीं रखेगा। आप ये देखना है कि हमें बुक्स में कैसे एंट्री करनी है, कि अभी हमने पेमेंट नहीं करी है। अगर पेमेंट नहीं करी है तो कैसे एंट्री होगी। देखो पहला अकाउंट तो हो गया इसमें सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब दूसरा इसमें एक एग्जांपल और देखो, सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, ठीक है। एक इसमें हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपीज़। अब इसमें सोचो कि 100 एम्प्लॉय हो सकते हैं, कुछ भी मान सकते हो कि 100 है, 10 एम्प्लॉय, कुछ भी मान सकते हो इसमें। अब हमें ये पता चल गया कि भाई सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो हमें ये तो पता ही कि जो डेबिट होगा वो क्या होगा। तो डेबिट जो हमारा होगा, इसमें एक फॉर्मूला नॉमिनल का चला गया, मैं अभी बता दिया है, तो ये मेरे को वैसे बाद में बताना था, पर कोई नहीं, अभी इसको आप समझ लो क्योंकि इसमें आउटस्टैंडिंग आ रहा है, ठीक है। तो अब इसको एंट्री कैसे पास करेंगे हम। इसमें देखो नॉमिनल अकाउंट का रूल लग रहा है, तो सैलरी एक्सपेंस डेबिट 10,000 रुपीज। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग आएगा, मैंने अपने बुक्स में तो खर्चा तो काउंट कर लिया है, तो पर जो आउटस्टैंडिंग है वो किस लिए यूज हो रहा है कि मेरे को भी सैलरी देनी है, ये मेरी अभी लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, तो दैट इज द नॉट द पार्ट ऑफ हमारी, ये हमारी एक्सपेंस का पार्ट नहीं है, ये हमारी लाइबिलिटी का पार्ट है कि हमें पे करना है, और पे किसको करना है, इंडिविजुअल को पे करना है। ये जो आउटस्टैंडिंग है, जो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कि ये भी एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो टू आउटस्टैंडिंग, टू सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000 रुपीज। तो ये आपको चीज़ें जरूर समझनी है कि सैलरी आउटस्टैंडिंग और सैलरी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सैलरी जो एक्सपेंस है वो हमारा एक एक्सपेंस का खर्चे का पार्ट है। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमने पेमेंट अभी ड्यू है, हमने सैलरी नहीं दी है, तो जो नहीं दी है तो उसमें कौन कौन इंक्लूड होगा, भाई पर्सन ही तो इंक्लूड होगा, एम्प्लॉय इंक्लूड, और एम्प्लॉय किसके अंडर आएगा, पर्सन की बात करें तो हम पर्सनल अकाउंट में आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये बिल्कुल एग्जाम्पल प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं रियल अकाउंट पे। अब हम रियल अकाउंट पे बात करते हैं। आप इसको ध्यान रखना कि फॉर्मूला तो देखो याद सबको रहता है कि ये रट्टाफिकेशन सी चीजें हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये सबको याद हो जाता है। इसको अप्लाई कैसे करना है ये चीज हर किसी को याद नहीं रहता, और ये याद नहीं करना है, ये समझना है, ठीक है। ये अब क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं हम रियल अकाउंट पे। रियल में भी मैं आपको 2 टाइप के बता के डिफाइन करूंगा, सिर्फ एग्जाम्पल ही आपको बताऊंगा कि रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट पे चलते हैं हम। रियल अकाउंट, अब रियल अकाउंट में आप समझो, रियल अकाउंट में भी 2 चीज़ें होती हैं। रियल अकाउंट हमारा, सबसे पहले आप समझो कि रियल अकाउंट में हमारे कौन से आते हैं। देखो रियल अकाउंट में हमारा जो आएगा वो आएगा कि जो भी हमारी एसेट्स है, ठीक है, जो भी जिसकी भी लाइफ, जो हमारी एसेट्स की लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, कि या जो भी हमारी फिक्स एसेट्स हो गई, ठीक है, उस वो हमारा आता है रियल अकाउंट में। या फिर हमारी कह सकते हैं करंट एसेट्स भी कह सकते हैं, कि क्योंकि जो हमारे कैश आता है वो हमारी करंट एसेट्स होती है, तो वो भी हमारा रियल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ कन्फ्यूजन, मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो भी हमारी असेट्स होती है वो हमारे रियल अकाउंट में आती है, ठीक है। अब मैं आपको असेट्स बता देता हूँ। असेट्स में भी हमारे पास 2 टाइप की असेट्स होती है। पहले होती है हमारी टेंजिबल, टेंजिबल असेट्स। भाई टेंजिबल आपको देखो साफ साफ पता चल रहा है, टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब क्या होता है, टेंजिबल का मतलब होता है ऐसी ऐसी चीजें जिन्हें हम देख सकते हैं या छू सकते हैं। अब ये बोर्ड है, मैं इसको छू सकता हूँ, तो ये क्या टेंजिबल है, ये असेट्स है। भाई मैं इसको बेच नहीं रहा, ये मेरे एक बिजनेस के लिए है, तो इसको हम टेंजिबल एसेट्स में काउंट करेंगे, ठीक है। अब लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, कार हो गई, लैपटॉप हो गई, तो ये सारे क्या एग्जांपल है, टेंजिबल एसेट्स के एग्जांपल है। तो टेंजिबल एसेट्स की डेफिनेशन समझाना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आप इसको ये समझ लो। यहाँ लिख के मैं करूँगा उसमें टाइम खराब होगा, तो मैंने ऐसे ही बता दिया आपको कि टेंजिबल एसेट मतलब जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारा टेंजिबल एसेट्स में आती है। अब इसके अंदर एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हम इसमें लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, एक ही बात है तो दोनों तो, और फर्नीचर हो गया, फर्नीचर हो गया, ठीक है। और इसमें हम ले सकते हैं कार हो गया, ठीक है, कार हो गया इसमें, और लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई हमारी, ठीक है। ये तो मैंने एक एग्जांपल, 3 एग्जांपल लिए, और भी आपको पता है कि फिक्स एसेट्स में तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है, एटसेट्रा लिख देते हैं कि और भी बहुत चीज़ें होती हैं।
सिर्फ आपको समझ आना चाहिए कि समझने के पर्पज से 4-5 एग्जाम्पल बहुत है, एनफ है। अब हम चलते हैं दूसरे पे, ये तो हमारा फर्स्ट टाइप था, दूसरे टाइप पे चलते हैं, इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स, तो इंटेंजिबल असेट्स कौन होता है, इसके अपोजिट है भाई, इनको हम दे सकते थे, छू सकते थे। इसमें अगर हम बात करेंगे, ना तो हम इनको देख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं, वो भी हमारा एक क्या है, रियल अकाउंट का हिस्सा है, इसका पार्ट है, हमारा असेट्स का पार्ट है। अब वो कौन सी हो सकती है भाई, हो सकती है ऐसी, वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन सकती है। अब सबसे बात करते हैं ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, किसी भी कंपनी का एक ट्रेडमार्क होता है, ब्रांड जो होता है, तो वो भी उस कंपनी का, उसने काफी टाइम में मतलब कमाया होता है, वो भी उसके एक एसेट्स होते हैं। उसको कोई भी अगर अपनी कंपनी का एक ब्रांड रजिस्टर्ड करा लेता है, तो दूसरी कंपनी उसको ब्रांड को यूज नहीं कर सकती, तो मतलब ये भी उसके एसेट्स का पार्ट है। ये हो गया ट्रेडमार्क हो गया। दूसरा हो गया एक इम्पोर्टेंट जो है हमारा गुडविल, सॉरी इसमें एक आप है ना कैश और करना, इसमें नोट इम्पोर्टेंट है, कैश मैंने छोड़ दिया इसमें। कैश भी हमारा टेंजिबल एसेट्स में ही आता है, देख भी सकते हैं हम उसको और छू भी सकते हैं, ठीक है। कैश अकाउंट ये हमारा टेंजिबल का पार्ट है। देखो बैंक आता है पर्सनली में, क्योंकि वो एक इंस्टीट्यूशन या संस्था है, लोग के द्वारा बनाई। कैश हमारा नहीं आता, कैश हमारा आता है रियल अकाउंट में। ये ना तो किसी संस्था वैसे बनाई है, मतलब ये क्रिएट नहीं गई गई है, वो संस्था क्रिएट की गई हुई है। तो इसलिए ये आपको फर्क जरूर समझना है कि कैश अलग है, बैंक अलग है। गुडविल, गुडविल किस इसको, गुडविल मतलब अगर हिंदी में बात करें ख्याति। आप समझो कि जैसे भाई मेरी कंपनी है, मेरे को काफ़ी टाइम अपने बिजनेस में हो गया है काम करते करते, और मैंने एक इतनी अच्छी पोजीशन मार्केट में बना ली कि मेरी एक वैल्यू है। तो इसको जो करते हैं हम गुडविल की, जो मतलब कंपनी में मेरी कितनी वैल्यू बन चुकी है, तो वो भी इसको करता है कि वो भी हमारा इंटेंजिबल असेट्स को डिफाइन करता है कि ये भी हमारा असेट्स का पार्ट है, ठीक है। कि हमारी कंपनी की वैल्यू कितनी है, ये भी हमारी असेट्स में ही काम, इनको ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम छू सकते हैं। तो ये हमारी गुडविल हो गई, ठीक है। ट्रेडमार्क हो गया, गुडविल हो गई, पेटेंट हो गया, पेटेंट हो गया, ठीक है, कॉपीराइट हो गया। तो ये हमारी क्या है, इंटेंजिबल असेट्स हैं, ठीक है। तो ये आपको दोनों पॉइंट क्लियर समझ आ गए। इसको मैं आपको मिक्स करके भी बता सकता था, पर मैंने आपको अलग अलग इसलिए डिफाइन करा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अब हमें ये टेंजिबल समझ आ गया, इंटेंजिबल। अगर दोनों को कंबाइंड करें तो कलब रियल का ही बनता है, ठीक है। इसको अगर हम कंबाइंड करें तो रियल अकाउंट ही हमें समझ आता है कि ये रियल में ही आते हैं। मैंने सिर्फ अलग अलग बाइफर्केशन के लिए आपको समझाया है। अब एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखो इसका इसका एक फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ मैं आपको, फॉर्मूला क्या है। देखो फॉर्मूला जो इसका रियल अकाउंट का जो फॉर्मूला है, रूल है, वो रूल्स क्या है। अब रूल पे हम बात करेंगे, डेबिट, ये फॉर्मूला भी सबको याद होता है भाई, इसको अप्लाई कैसे करना है वो देखना है कि कैसे अप्लाई करना है। डेबिट बट कम्स इन, देखो साफ साफ समझ आ रहा है, डेबिट बट कम इन कि मतलब बिजनेस में क्या चीज आ रही है उसको तो हमें डेबिट करना है, और क्या चीज का मतलब हम क्या यहाँ पे किससे उसको किससे नोट करेंगे, अपने इससे टेंजिबल से और इंटेंजिबल, मतलब कि इस एग्जांपल से हम इसको समझेंगे कि हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है। डेबिट वर्ड्स कमी, कि हमारे बिजनेस में क्या आया उसको हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट, क्रेडिट बट गोज आउट, हमारे बिजनेस से क्या चीज गया, मतलब कि अगर हमारी चीज से बिजनेस से कुछ जा रही है रियल अकाउंट के एग्जांपल के अकॉर्डिंग, तो उसको हम करेंगे क्रेडिट। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही चलना है आपको, अगर समझ नहीं आ रहा तो आप बार बार समझो, पर चलना इसी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि अगर आपने इस पैटर्न समझ लिया तो आपको किसी भी एंट्री में दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मैं हमेशा फॉर्मूले को ही अप्लाई करके चलता हूँ, रट्टा विजन बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। तो ये रूल आपको समझ आ गया कि जब भी बिजनेस में कुछ चीज़ें आएंगी, अगर बिजनेस में कुछ चीज़ आती हैं तो उसको हम डेबिट करेंगे, और क्या चीज़ें हो सकती हैं वो मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि हमारी एसेट्स, जो भी हमारी एसेट्स आती हैं उसको हम डेबिट करेंगे, अगर हमारी एसेट जा रही है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। ये हमें क्लियर हो गया। अब ले लेते हैं एग्जाम्पल। अब एक समझते हैं एग्जाम्पल, समझते हैं। परचेज परचेज लैपटॉप, परचेज लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज, 30,000 रुपीज बाय कैश।
मतलब कि मैंने अपने बिजनेस के लिए एक लैपटॉप खरीदा 30,000 के लिए, ठीक है। तो आपको ये समझना है, सबसे पहले आपने एंट्री पढ़ ली। अब इसमें आपको एंट्री में ना देखो ये देखना है कि मेरे पास दो अकाउंट कौन से आएंगे, कि जो डबल एंट्री, मुझे जब एंट्री पास करूंगा तो मुझे रिक्वायरमेंट होगी 2 अकाउंट्स की, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले इसमें 2 एंट्री फाइंड आउट करनी है। अब देखो फाइंड आउट कैसे करेंगे। लैपटॉप ये हमारा किसका पार्ट हो गया, एक अकाउंट तो ये हो गया हमारा रियल अकाउंट का पार्ट है। सेकंड अकाउंट की बात करें तो कैश, ये भी हमारा रियल अकाउंट का पार्ट है। तो मतलब कि हमारे बिजनेस में एक तरफ असेट्स आ रही है और एक तरफ असेट्स जा रही है। तो एंट्री तो आप समझ ही गए कि डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड घुसा। एंट्री कैसे पास करेंगे, देखो लैपटॉप हमारे बिजनेस में आ गया, खरीद लिया तो मतलब आ गया, ठीक है। अब क्रेडिट किसको करेंगे भाई, हमारे अब अगर हमने कुछ चीज़ें खरीदी हैं तो हमारे से जा भी तो रही है, मैं यहाँ पे नोट करा है कि कैश से जा रहा है, तो कैश से जा रहा है तो 2, ये भी हमारी इसी का पार्ट है कि जब भी हमारे उससे क्या कहते हैं बिजनेस से कुछ असेट जाएंगे तो उसको हम क्रेडिट, भाई मेरे बिजनेस से मेरा कैश जा रहा है, मेरी असेट जा रही है, तो उसको हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। ये तो हो गया इसका एक एग्जाम्पल। अगर मैं चाहूँ तो इसमें आपको एक एग्जाम्पल और दे सकता हूँ, ठीक है। उसमें 2 फॉर्मूले अप्लाई करेंगे हम, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि भाई एक एंट्री में एक ही फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो एक एंट्री में 2 फॉर्मूले भी अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे बात करें हम फर्नीचर ले लेते हैं एग्जांपल, या परचेज कार लिख लेते हैं। परचेज कार, परचेज कार इतने 1 लाख, सॉरी 2 लाख लिख लेते हैं यहाँ पे हम अभी एग्जांपल के बेस पे। परचेज कार 2 लाख बाय बैंक। अब आप यहाँ पे एंट्री को समझना कि क्या कह रहे हैं, परचेज कार 2 लाख, मतलब हमने 2 लाख की कार खरीदी है और वो भी हमने जो पेमेंट करी है किससे करी है, बाय बैंक। 2 अकाउंट फाइंड करने हैं, सिंपल रूल अप्लाई करना है। एक अकाउंट हमारे पास कार आ गया, दूसरा हमारे पास आ, भाई असेट्स हमारे पास आ रही है मतलब हम करेंगे डेबिट, तो कन्फ्यूजन है ही नहीं कुछ भी। कार डेबिट 2 लाख रुपीज 2। अब यहाँ पे ये नहीं देखना है कि इसमें सेकंड में भी हमारा यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है कि गोज आउट, कि मतलब हमारा यही जा रहा है, क्योंकि जो बैंक है वो हमारा पर्सनल अकाउंट का पार्ट है। ये आपको मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ, बैंक ये हमारा पर्सनल अकाउंट, कि आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब आप देखना कि बैंक की जो गिवर है डेबिट, इसका पर्सनल का क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो हम चलते हैं हमें 2 के लिए अप्लाई करना है, तो क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, बैंक है, बैंक पेमेंट कर रहा है। तो ये हमारा 2 लाख रुपीज, ठीक है। अब मेरे हिसाब से रियल अकाउंट में आपको कोई कंफ्यूजन होगी नहीं, क्योंकि इतना डीपली समझ लिया अगर आपने तो कंफ्यूजन कहीं नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने समझा है तो, अगर आप स्किप कर करके देखोगे तो नहीं समझ आएगा यहाँ आपको। अब हम चलते हैं नॉमिनल अकाउंट पे। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो एक स्मार्ट अकाउंटेंट बन जाओगे। अगर आप ऐसे ही रट्टाफिकेशन करोगे तो आप हर बार किसी ना किसी से पूछते रह जाओगे कि भाई ये एंट्री कैसे पास करे, ये एंट्री कैसे करे। मैं कभी किसी से कोई एंट्री नहीं पूछता, मैं खुद एक एंट्री, या तो मैं एंट्री किसी को बताता ही हूँ, मैं कभी किसी से एंट्री, मैं हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैंने इसी के बेस पे ही जो भी करा है अकाउंट्स के बेस, इसी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही करा है। अब चलते हैं नॉमिनल अकाउंट। देखो नॉमिनल अकाउंट, इसको भी चलो हम 2 पार्ट में डिफाइन करते हैं, डायरेक्ट नहीं समझाता, इसको भी मैं आपको 2 पार्ट में डिफाइन करके बताता हूँ। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है, ये हमारा फर्स्ट हो गया था, ये हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा थर्ड। तो अभी हम थर्ड यानी नॉमिनल अकाउंट पे बात करेंगे। नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट जिसको हम कहते हैं नाम मात्र खाता, ठीक है। इसमें हमारे एक्सपेंस आते हैं या फिर हमारी इनकम आती है। अगर इजी तरीके से समझना है, इसमें हमारी अगर एक्सपेंस आते हैं तो डेबिट होता है, इनकम आती है तो क्रेडिट होता है। बिल्कुल इजी मेथड है, इसको थोड़ा डीपली समझते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आपको ये बिल्कुल टॉपिक एक आसान तरीके से समझ आ जाए। तो अब हम नॉमिनल को भी मैं क्या करता हूँ, 2 पार्ट में डिफाइन करता हूँ। सबसे पहले मैं डिफाइन करता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक लिख लेते हैं हम इसको, डायरेक्ट, सॉरी गलत हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस,
ये भी हमारा नॉमिनल का पार्ट है डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब मैंने बताया ना कि एक्सपेंस और इनकम। अब एक्सपेंस में भी तो हमारे दो पार्ट हैं, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंस है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस में कौन कौन से आते हैं ये भी बताता हूँ चलो। और दूसरा आता है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर आप इसको थोड़ा डीपली समझ लोगे ना तो सच में आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एक्सपेंस पे बात करते हैं। देखो डायरेक्ट एक्सपेंस वैसे मैं इसकी एक अलग से बना दूंगा वीडियो, पर अभी आपको मैं समझा देता हूँ बेसिकली क्या होता है। देखो जो अगर हमारा कोई बिजनेस है, अगर हम हमारा बिजनेस है, अगर समझो अगर हम किसी को परचेज कर रहे हैं, कोई हमने अपना बेचने के लिए कोई अगर हम सामान खरीद रहे हैं, अगर उसकी कॉस्ट रिलेट हो रही है हमारी इस एक्सपेंस से, अगर मतलब परचेज को जब भी हम परचेज करते हैं या फिर हम उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि कोई भी ऐसा खर्चा जो हमारा डायरेक्ट परचेज से प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो वो हमारा ट्रीट होगा डायरेक्ट एक्सपेंस में। कि मतलब सिंपल सा यही आप समझ लो कि जो भी अगर हम प्रोडक्शन से या फिर परचेज से जो भी हमारा खर्चा आता है, ठीक है, उसको बनाने में या फिर उसको लाने में डायरेक्ट का, मतलब कि परचेज में लेके आ रहा हूँ खरीद, उस पर भाड़ा लग रहा है क्योंकि मैं लेके ही आ रहा हूँ, तो वो मेरा एट द टाइम उसी टाइम का भाड़ा है, तो हमारा आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस पे। ठीक है, तो अब इसमें कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं परचेज की। परचेज अकाउंट सबसे पहले हमारा आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, ये भी हमारा इसी का पार्ट है। दूसरा आता है हमारा लेबर चार्ज। भाई कोई भी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसकी कॉस्ट कैसे निकालती है कि भाई मेरी रॉ मटेरियल की वैल्यू इतनी है, उसके बाद मेरी इतनी उसमें लेबर लगी, उसके बाद कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं उसको सेल में, मतलब फिनिश गुड्स में। मेरे एग्जैक्ट जो वैल्यू कब आएगी, जब मैं उसको लेबर को काउंट करूँगा, या फिर उसमें कोई तेल लग रहा है या फिर अपना मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो डायरेक्ट में आएगा, लेबर एक्सपेंस हो गया। और इसमें आप और नोट कर लो, फैक्ट्री का कर लो, फैक्ट्री लाइटिंग, ठीक है, फ्यूल, पावर और फ्यूल कर लो नोट, पावर एंड फ्यूल। तो सिंपल सा है, अगर आपको ये बेस क्लियर है, मतलब ये आप इतना समझ लो कि जो भी अगर हमारा कोई भी ऐसा खर्चा है जो सीधा या तो हमारा परचेज से रिलेटेड है या फिर हमारी जो रॉ मटेरियल जो प्रोडक्शन है उससे रिलेटेड है, उसको हम काउंट करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस में। आपको इसके अलावा कुछ नहीं समझना है, सिर्फ एक इतनी सी लाइन है वही समझनी है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, अगर आपको उसकी डेफिनेशन पता है कि भाई हाँ भाई डायरेक्ट एक्सपेंस की ये डेफिनेशन थी कि भाई जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चा आता है डायरेक्ट में आता है, तो दैट इज आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। इनडायरेक्ट तो समझो ऐसा खर्चा हमने जैसे प्रोडक्शन तो कर ली, अब उसको हम बेचेंगे, मतलब बेचेंगे भी या फिर ऑफिस भी रखेंगे। फैक्ट्री अलग हो गई, उसके लिए ऑफिस रखना है हमें कि भाई फैक्ट्री से थोड़ी बिकता है, ऑफिस रखना पड़ेगा, एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे, और भी हमारे इसके एडिशनल खर्चे होते हैं। तो जो भी इसके अलावा डायरेक्ट के अलावा हमारे जितने खर्चे बच जाते हैं कि हमें अपने एम्प्लॉय की सैलरी देनी है, देखो इसमें वेजेस भी आता है। वेजेस वो हमारा डायरेक्ट का पार्ट है, क्योंकि वेजेस दी जाती है, वो दी जाती है मजदूरों को, लेबर को, और लेबर जो पार्ट होता है वो हमारा प्रोडक्शन का पार्ट होता है, उसके जो डायरेक्ट हेल्प होती है प्रोडक्शन को बनाने में हेल्प करता है। तो ये हमारा डायरेक्ट का पार्ट होता है वेजेस एक्सपेंस। और जो सैलरी होती है वो हमारा होती है इनडायरेक्ट। भाई मेडल बन गया, अब उसका क्या कहते हैं इनडायरेक्ट सैलरी का जो भी पर्सन होता है, एम्प्लॉय होता है, उसका डायरेक्ट जो है कनेक्शन परचेज से बिल्कुल नहीं होता है। माल बिक रहा है नहीं बिक रहा, उसका उससे कोई रिलेट नहीं करता। ठीक है, प्रोडक्शन जो भी चीज़ें रिलेट होंगी वो हमारी डायरेक्ट में, ये इनडायरेक्ट, इसके अलावा जो बच गया वो हमारा आगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। अब इनडायरेक्ट में तो हमारे ये लगा लो आपके इसके एक लिमिटेड खर्चे हैं, प्रोडक्शन या फिर कोर्स से रिलेटेड इसके लिमिटेड है। इनडायरेक्ट इसके अलावा जितने भी हमारे खर्चे बच गए, सारा हमारा टोटली आपको क्या करना पड़ेगा, वो इनडायरेक्ट में काउंट करना है। सिर्फ इतना मेथड अप्लाई कर लो आप। अब इसमें देखो एग्जांपल, इसमें तो इतने एग्जांपल हैं कि बहुत सारे एग्जांपल हैं। अब सॉरी, इसमें लिख सकते हैं हम ऑफिस एक्सपेंस, कि ऑफिस का एक्सपेंस कुछ भी हुआ हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया। सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस हुआ, भाई हमने एम्प्लॉय को सैलरी दी, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं है, एम्प्लॉय अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड है। ठीक है, अब और लिख लेते हैं इसमें बैंक चार्जेस या बैंक एक्सपेंसेस कह सकते हैं। देखो 3 एग्जांपल हो गए। उसके बाद लिख लो आप कमीशन एक्सपेंस हो गया कि किसी को कमीशन पेड करा है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस हो गया, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस हो गया। ठीक है, और
ऑफिस में हम फूड इनवर्टी एक्सपेंस करते हैं कि भाई चाय पानी आ रहा है घर उसमें जो भी ऑफिस में, तो कन्फ्यूजन यहाँ पे भी आती है कई बार किसी को कि भाई ये किस में खर्चा है। तो घर मतलब ऑफिस में जो भी खर्चा आप यूज़ कर रहे हो, इंटरटेनिंग के लिए कर रहे हो, फेस्टिवल के लिए कर रहे हो, फेस्टिवल एक्सपेंस नोट कर लेते हैं, फेस्टिवल एक्सपेंस। ठीक है, फेस्टिवल एक्सपेंस हो गया, टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गए। तो ऐसे तो हमारे बहुत सारे एग्जांपल हैं। तो अभी मेजर जो हम चीज़ें नोट कर लेते हैं वो रेंट एक्सपेंस हो गया, ये भी हमारा मेन खर्चा है क्योंकि ऑफिस रेंट पेड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी हमारा इसका खर्चा हो गया। फैक्ट्री रेंट है वो हमारा डेट में आएगा क्योंकि फैक्ट्री का जो रिलेटेड है वहाँ प्रोडक्शन बनती है, तो वहाँ जितने भी खर्चे काउंट होते हैं वो एक प्रोडक्शन के हिसाब से काउंट होते हैं, तो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है। तो इसमें और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं, आपको ये समझना था। आपने इतना समझ लिया कि ये क्या, ये सारा उसमें आता है हमारे नॉमिनल में। मैंने आपको अलग अलग डिफाइन कर दिया कि भाई ये खर्चा इसके अंडर में आएगा और ये खर्चा है, और आपको अलग अलग से ही समझना है क्योंकि जब भी हम आगे एंट्री करते हैं, पास करते हैं, टैली पे अगर हम कभी वर्क करेंगे तो हमें इन दोनों इंपॉर्टेंट जो ग्रुप के हैं इनकी जरूरत पड़ेगी। यहाँ कन्फ्यूजन करेक्ट होगी। अगर आप ये चीज़ें समझ लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, बेस बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैंने आपको ये मैंने बताया था डायरेक्ट एक्सपेंस का, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, दो क्लियर हो गया। अब चलते हैं इस पे, दो पार्ट तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिए, डायरेक्ट एक्सपेंस और एक इनडायरेक्ट। अब चलते हैं डायरेक्ट इनकम। थोड़ा डीपली ही समझने की जरूरत है क्योंकि ये फॉर्मूला है, तो इनको अगर डीपली समझे तो बेटर रहेगा। डायरेक्ट एक्शन और इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट इनकम सेम वैसे ही इस पे अप्लाई होगा कि डायरेक्ट इनकम कौन सी होती है और इनडायरेक्ट इनकम कौन सी होती है। अब डायरेक्ट इनकम में हम नोट कर लेते हैं हमारा सेल्स अकाउंट हो गया, इसमें आती है हमारी सेल्स अकाउंट। जो डायरेक्ट इनकम हमारी मेजर जो आएगी सेल्स अकाउंट आएगी, या फिर हम कह सकते हैं जैसे किसी की सर्विसेज भी होती है, भाई सेल्स ही थोड़ी होती है, सर्विसेज भी होती है, कंसल्टेंसी एक्सपेंस हो गया, कंसल्टेंसी हो गया। और कौन सी इनकम होती है, प्रोफेशनल इनकम भी हो सकती है, प्रोफेशनल इनकम भी आती है। तो ये सारा हमारी मतलब जो हमारा जो मेन जो बिजनेस होता है वो डायरेक्ट में आएगा। अगर सपोज मेरा सेल परचेज का काम है तो मेरा सेल में तो ये आएगा। उसके अलावा अगर मेरे को मान लो सपोज मैं गुड्स का बिजनेस कर रहा हूँ, किसी भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अगर उसमें मेरे पास कोई कमीशन आ रहा है तो दैट इज द पार्ट ऑफ इनकम का पार्ट, हमारी इनडायरेक्ट इनकम का पार्ट है। अब आप ये समझो कि अगर मेरा पहले से ही अगर मेरा कमीशन का है तो दैट इज द अकाउंट, वो किस में पार्ट होगा, हमारा डायरेक्ट इनकम में। तो अगर हमारी जो मतलब जो बिजनेस की जो मेन इनकम होती है वो हमारी डायरेक्ट इनकम में काउंट होती है, ये कह सकते हैं हम। अब इसके अलावा देखो इनडायरेक्ट इनकम में क्या काउंट होती है कि भाई मैं ये तो बिजनेस कर ही रहा हूँ, अब मेरा क्या है कि मेरी एफडी है और वहाँ से इंटरेस्ट आ जाता है। तो पहले तो एक बैंक इंटरेस्ट है जो कि हमारा सेविंग बैंक में आता ही आता है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट, तो ये हमारा आता है इनडायरेक्ट इनकम में। दूसरा हमारा क्या है कि भाई मैंने एफडी करा रखी है और वहाँ पे जो मेरा साल के बेस पे या 6 महीने के बेस पे जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन एफडीआर, मतलब कि इंटरेस्ट जो एफडी से जो हमें जो इनकम हो रही है हमारे किस में आएगा, इनडायरेक्ट इनकम में। कमीशन रिसीव हो रहा है, मतलब अलग से कोई कमीशन रिसीव हो गया, मेरी डायरेक्ट इनकम नहीं थी, अलग से कहीं से कमीशन वैसे आ गया, मैंने पार्ट टाइमली वैसे कर लिया, तो दैट इज द पार्ट ऑफ हमारी इनडायरेक्ट इनकम। इसके अलावा भी हमारे हो सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपने ये चीज़ें समझ ली तो आपको ये फॉर्मूला नॉमिनल का भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फॉर्मूला यूज होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ये खर्चों के बेस पे सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारे बिजनेस में। वैसे तो सारे ही यूज होते हैं, रियल अकाउंट थोड़ा कम यूज होता है और सबसे पर्सनल भी यूज होता है, नॉमिनल भी यूज होता है। तो आपको सारे अकाउंट ही यूज बराबर आपको सारे ही आने चाहिए। तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके रूल्स पे। मैंने आपको चारों चीज़ें बता दी, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम, आपको ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं इसके रूल्स पे कि नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, नॉमिनल अकाउंट, इसके हम रूल की बात करते हैं। रूल, इसका रूल भी सबको पता है क्योंकि रूल तो सबको ही पता होता है कि क्योंकि ये क्या है, रट्टाफिकेशन मोड में अप्लाई हो जाता है कि सब इसको याद कर लेते हैं, तो हमें दिक्कत कहाँ थी, अप्लाई करना। तो इस पे भी सेम वही रहेगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है, वही हमें देखना है, इसी पे बात करेंगे हम। रूल कि
डेबिट। अब डेबिट और क्रेडिट दो ही ऑप्शन होते हैं हमारे पास, डबल एंट्री सिस्टम है तो दो ही हमारे पास अकाउंट है, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, कि डेबिट में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे खर्चे होंगे उसको तो हम करेंगे डेबिट, चाहे वो हमारा डाइट का पार्ट हो चाहे इनडाइरेक्ट का पार्ट हो। तो आपको यहाँ पे इस चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपने वहाँ चीज़ें समझ ली, वो एनफ है बहुत है। अब खर्चा चाहे कोई सा भी, खर्चा चाहे आपका कोई सा भी एक्सपेंस कोई सा भी हो, वो आपको क्या करना है, डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब मेरे को क्लियर समझ आ गया और शायद आपको भी समझ आ गया हो कि डेबिट में हम वो चीज़ करेंगे कि या तो हमारा कोई खर्चा हो रहा है या फिर हमारा कोई लॉस हो रहा है, उसको हम हमेशा डेबिट करेंगे, हमेशा ही डेबिट करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको चेंज कर देंगे, कभी नहीं करेंगे। रूल के अकॉर्डिंग यही पैटर्न चलता है हमारे एंड तक का। जो हमारा जो 11th का जो ये हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कि ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है अगर हमें अकाउंट्स में अपना कुछ करना है तो अकाउंट्स टीम के लिए मैं यही प्रेफर करूंगा कि ये फॉर्मूला ही अप्लाई करो और इसी के अकॉर्डिंग इसी के बेस पे एंट्री करो। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। देखो डेबिट में तो सारे खर्चे आएंगे, क्रेडिट में आएगी इनकम आएगी, या फिर कोई प्रॉफिट हो रहा है हमारा, गेन हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो वो आएगा हमारे क्रेडिट में। ठीक है, अब इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। देखो रूल तो समझ आ गया, अब लेते हैं इसका एग्जांपल। नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है। ठीक है, अब मैंने आपको देखो पहले एक एग्जांपल समझाया था वहाँ पे, पेड सैलरी, ओ सॉरी ड्यू सैलरी, सैलरी ड्यू या आउटस्टैंडिंग। तो वहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग था वो क्या था हमारा, किसका पार्ट था, पर्सनल अकाउंट का पार्ट था। पर जो सैलरी एक्सपेंस था किसका पार्ट था, हमारा नॉमिनल अकाउंट का। तो अब इसमें भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, पेड सॉरी सबसे पहले हम सेल परचेज की बात करेंगे। इसमें हम कर लेते हैं एक एग्जांपल लेते हैं, सेल्स का ही लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है हमारा एग्जांपल। अब लेते हैं हम सोल्ड गुड्स टू राम 1000 रुपीज। ठीक है, इतनी एंट्री लिखते हैं यहाँ पे, हम ये नहीं लिखते कि मतलब क्योंकि अब हम तीसरे फॉर्मूले में हैं कि क्योंकि हमने पहला भी पढ़ चुके हैं दूसरा भी पढ़ चुके हैं, तो हम फाइनल पे हैं। ठीक है, तो दो आगे के पढ़ चुके हैं, तो इसमें हम ऐसा ही फॉर्मूला लेंगे कि इसमें दो अपन रूल्स अप्लाई हो जाए। तो ये एग्जांपल ले लिया, सोल्ड गुड्स टू राम। मैंने यहाँ पे कहीं पे भी राम से पेमेंट रिसीव नहीं करी, कि मतलब ये ऑन क्रेडिट की एंट्री, उधार की एंट्री, लिख भी देते हैं ऑन क्रेडिट। और जब भी लिखाना हो तो आपको यही समझना है कि भाई उसको पेमेंट दिया नहीं, ये हमारे लिए सस्पेंस ही रहेगा कि अगर हम ऊपर वाली एंट्री है। तो अब मैंने यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे को क्या है, दो अकाउंट फाइंड आउट करने हैं। पहला अकाउंट क्या है मेरे पास, राम आ गया। ठीक है, सिंपल से एक अकाउंट मेरे पास राम, अब दूसरा अकाउंट भी फाइंड करना पड़ेगा, एंट्री एक अकाउंट से तो होगी नहीं। अब दूसरा अकाउंट फाइंड करो, सोल्ड गुड्स, मतलब हमारे पास यहाँ पे आ गया एक सेल अकाउंट। सोल्ड गुड्स को हम क्या डिनोट करते हैं, हम इसको करते हैं सेल से, कि एक अकाउंट आ गया हमारा सेल्स का, मतलब कि इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। एक अकाउंट आ गया मेरे पास सेल का और एक आ गया मेरे पास राम का। क्लियर है दोनों पॉइंट। अब हमें ये अप्लाई करना है कि कौन सा अकाउंट किसके उसमें आता है, किस रूल्स में आता है। ठीक है, अब चलते हैं हम राम के। राम हमारा किसका पार्ट है, पर्सनल का पार्ट है। भाई पर्सनल में जो हमें पर्सनल का क्या है, रूल पता है, अगर रूल पता है तो उसको हम अप्लाई कर देंगे। दूसरा क्या है हमारा सेल, सेल हमारा किसका पार्ट है, नॉमिनल का पार्ट है। भाई नॉमिनल का भी हम पढ़ चुके, डेबिट में एक्सपेंस आएगा और क्रेडिट में हमारी इनकम आएगी। सिंपल सा है, सेल हमारी किसी है, इनकम है, क्रेडिट में आएगी, एक अकाउंट क्लियर हो गया, तो दूसरा तो ऑटोमेटिक डेबिट होगा। पर दूसरा भी हम क्या है, रूल के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। अब रूल आपको क्या देखना है, यहाँ पे रिसीवर कौन है, राम है। तो अगर हम फॉर्मूले पे बात करें पर्सनल के, डेबिट का रिसीवर, राम रिसीव कर रहा है, माल रिसीव कर रहा है। यहाँ पे मैं पेमेंट की बात ही नहीं कर रहा कि इसने मेरे को पेमेंट दी है, कंपनी को पेमेंट दी है नहीं दी। अभी सिर्फ हम बात करें कि हमने माल बेचा है, सिर्फ माल बेचा है, इनकम हो गई हमारी, उधार हुई कैश में हुई वो एक अलग मैटर है। यहाँ उधार की बात चल रही है। तो राम एक अकाउंट आ गया, राम क्या रिसीवर है, राम को डेबिट करेंगे हम 1000 रुपीज से। क्लियर हो गया, राम रिसीवर है। देखो कंफ्यूजन तो कोई है ही नहीं इसमें। अब 2 में चलते हैं, 2 में क्या है, सेल्स अकाउंट 1000 रुपीज। भाई मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस रूल्स को भी समझने में कोई दिक्कत आएगी, आपको ये एंट्री भी बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी कि भाई मैंने राम को माल बेचा। कि कभी भी जब भी कोई कंपनी माल बेचेगी उसकी एंट्री ऐसे बाहर अपनी बुक्स में ऐसे एंट्री पास करेगी कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। अब इसमें एक एंट्री और एक और
एग्जाम्पल लेते हैं, इसी का सेम ले लेते हैं। चलो मैंने यहाँ पे माल बेच दिया था, ठीक है, एक एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, रिसीव पेमेंट रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम राम बाय बैंक, या क्या कैश लिख सकते हैं, बाय कैश, कुछ भी लिख लेते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूले तो सबके पता है, तो कोई भी हम अप्लाई कर देंगे। और 1000 रुपीज़, 1000 रुपये हमें, पहले हमने माल बेचा था उसकी एंट्री पास कर ली थी। सेकंड, अब हमने पेमेंट रिसीव हो रही है, इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? पहला राम आ गया, रिसीव पेमेंट फ्रॉम राम, हाँ दूसरा अकाउंट आ गया, वो भी हमारे पास राम है। भाई मैंने बेचा था उसकी एंट्री मेरे को समझ आ गई थी, अब इसकी एंट्री कैसे गई? भाई इसका भी सिंपल है। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कैश है मेरे पास और एक एक राम है और एक कैश है। अब राम को हमें देखना है कि राम क्या कर रहा है। पेमेंट रिसीव हो रही है मुझे, मतलब कंपनी को, देने वाला कौन है? राम है। गिवर कौन है? राम। तो सिंपल सा है कि मेथड तो अप्लाई हो चुका है कि क्रेडिट द गिवर, तो राम होगा क्रेडिट। डेबिट क्या होगा? कैश। कैश किसका पार्ट है? रियल का। भाई मेरी कंपनी में कैश आ रहा है, असेट्स आ रही है, तो हम डेबिट, रूल क्या था? डेबिट वर्ड्स कमिंग, इसको हम डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज़ टू वो राम, ये एंट्री थी कि भाई मुझे राम से रिसीव हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि इस एंट्री को आपको समझ आएगा, बस अगर स्किप कर दोगे तो नहीं आएगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप हमेशा स्किप ही करते रह जाओगे, हर चीज़ शॉर्ट में नहीं होती, कभी कभी हमें कुछ चीज़ें डीपली समझने की जरूरत पड़ती है। शॉर्ट हम करते हैं मेथड अप्लाई कब? जब हमें चीज़ें पता हो। अगर हमें नहीं पता तो हमें डीपली समझना पड़ेगा। ये तो था हमारा इसका एग्जाम्पल। एक ले लेते हैं एक्सपेंस का, एक एक्सपेंस का ले लेते हैं, जैसे पेड सैलरी, पेड सैलरी 1000 रुपीज़ बाय बैंक। भाई हमने सैलरी पेड करी है, और किससे पे करी है? बैंक से पे करी है। सिंपल सा है, एक तो सैलरी है आ गया, दूसरा बैंक आ गया, दोनों अकाउंट क्लियर है। सैलरी किसका पार्ट है? मतलब कि पेड सैलरी, सैलरी दी है कंपनी ने, तो मतलब आपको समझ ही आ गया, अगर आप कंपनी से कुछ सैलरी दे रहे हो तो खर्चा हो गया। खर्चा किस में होता है? आ जाओ भाई, इसके नॉमिनल के अकाउंट के रूप में डेबिट और एक्सपेंसिव, सैलरी को हम डेबिट कर देंगे। देखो कन्फ्यूजन लग ही नहीं रही, मुझे तो कुछ लग ही नहीं रहा कि कुछ क्या कन्फ्यूजन है इसमें। सैलरी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस डेबिट 1000 रुपीज़, क्लियर हो गया। नॉमिनल का पार्ट था बैंक, बैंक किसका पार्ट है? पर्सनल का। अब पर्सनल पे चलते हैं, गिवर कौन है? बैंक। तो पर्सनल का फॉर्मूला क्या था कि गिवर जब भी कोई होगा, पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल के अकॉर्डिंग चले तो गिवर बैंक है, बाय बैंक टू बैंक 1000 रुपीज़। भाई मेरे हिसाब से अब ये तीनों अगर आप चीज़ें रूल्स कवर कर लेते हो तो आपको एंट्री करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको बार बार यही बोलूँगा कि जब भी आप एंट्री करो, देखो एक बार में अगर समझ नहीं आएगा कोई बात नहीं, सेकंड टाइम में समझ आएगा, थर्ड टाइम में समझ आएगा, फोर्थ में आएगा, समझ जरूर आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी चीज़ समझ नहीं आएगी। तो आपको एक बार रूल्स के अकॉर्डिंग आप एंट्री जरूर करना। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा अकाउंट्स लाइन में। कभी भी आप कंपनी में जाओगे तो आप कहीं मार नहीं खाओगे। कोई भी अगर आपसे इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन पूछता है तो आप इस एंट्री में आप एट द टाइम जो एग्जाम्पल है तभी आप उसका रिप्लाई कर सकोगे। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी गाइज। काफ़ी टाइम लग गया, वीडियो थोड़ी लेंथी हो गई थी, क्या करूँ क्योंकि टॉपिक ही इतना इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको पसंद आएगी। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बता देना। थैंक यू गाइज।